एफआईआईज और डीआईआईज ने एक ही क्वार्टर में दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मैसिव स्टेक बढ़ाया है। बट इन दो कंपनीज में ऐसी कौन सी ग्रोथ स्टोरी है जो कि स्मार्ट मनी को इतना अट्रैक्ट कर रही है? दूसरी स्टोरी आप सबकी हैवी डिमांड पर। इंडिया 3.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बावजूद जीडीपी रैंकिंग में 4th से 6th स्पॉट पर क्यों खिसक गया है? क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में स्लो हो गई है या फिर रियलिटी कुछ और है? और थर्ड स्टोरी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद एक और ग्लोबल ट्रेड चोक पॉइंट डिसरप्ट हो सकता है। रेड सी ब्लॉकेज से इंडियन एक्सपोर्टर्स और लोकल बिजनेसेस पर क्या असर होगा? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली स्टोरी की बात करते हैं जो कि आपकी डिमांड पर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में यह कंफर्म कर दिया है कि आईएमएफ के अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया का नॉमिनल जीडीपी $3.92 ट्रिलियन एस्टिमेट हुआ है, जिससे इंडिया ग्लोबल रैंकिंग में 6th स्पॉट पर आ गया है। बट क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो गई है? एब्सोल्युटली नॉट। आइए इसकी रियलिटी को समझते हैं। जीडीपी रैंकिंग्स नॉमिनल जीडीपी को यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करके कैलकुलेट की जाती है। अग्रेसिव रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से डॉलर डिनोमिनेटेड जीडीपी मैथमेटिकली थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, चाहे वो डोमेस्टिक रियल ग्रोथ कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही हो। आप टाइमलाइन देखेंगे तो 2022 में इंडिया ने यूके को ओवरटेक करके 5th स्पॉट लिया था। अप्रैल 2025 और दिसंबर 2025 के रिव्यूज में जीडीपी $4.18 ट्रिलियन तक एस्टिमेट हुई थी, जिससे इंडिया ब्रीफली 4th स्पॉट पर दिखाई दिया था। पर अप्रैल 2026 के रिवाइज्ड डॉलर कन्वर्जन डेटा में जापान और यूके टेम्परेरी आगे आ गए हैं और इंडिया $3.92 ट्रिलियन के साथ 6वें स्पॉट पर दिखाई दे रहा है। बट रैंकिंग से आगे बढ़कर सरकार का फोकस इकोनॉमी का बेस वाइडर करने पर है। पीएलआई स्कीम्स के जरिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को पुश किया जा रहा है, जबकि पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने पर काम हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रॉस एनपीए मार्च 2024 के 3.39 लाख करोड़ रुपीस से शार्पली गिरकर मार्च 2026 में 2.46 लाख करोड़ रुपीस रह गया है, जिससे कि ग्रॉस एनपीए रेशियो 3.47% से गिरकर 1.93% के हिस्टोरिक लो पर आ गया है। रैंकिंग में 4th से 6th स्पॉट पर आना सिर्फ एक करेंसी कन्वर्जन आर्टिफैक्ट है, जबकि लो एनपीएस, पीएलआई इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन ये बताते हैं कि इंडिया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि रुपी स्टेबलाइजेशन के साथ इंडिया 2027 तक दोबारा टॉप 4 इकोनॉमीज में अपनी जगह बना लेगा? कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। दूसरी स्टोरी में जून 2026 क्वार्टर में एफआईआईज और डीआईआईज ने सिलेक्ट ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स अग्रेसिवली बढ़ा दी है और दो कंपनीज में तो कंबाइंड स्टेक 6% से 8% तक जम कर गया है। इसमें पहली कंपनी है एनआरबी बेयरिंग्स। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन रोड्स पर चलने वाले ऑलमोस्ट 90% व्हीकल्स में एनआरबी के बेयरिंग्स लगे हुए हैं और नीडल रोलर बेयरिंग्स के अलावा इनके पास 2000 से ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स का पोर्टफोलियो है। बट सबसे बड़ा गेम चेंजर फैक्टर यह है कि एनआरबी अब ट्रेडिशनल ऑटो से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिफिकेशन, रोबोटिक्स, हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एरोस्पेस में भी एक्सपैंड कर रहा है। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने स्टेक 4.23% बढ़ाकर 18.9% कर दिया और डीआईआईज की होल्डिंग 3.79% से बढ़कर 13.85% हो गई। Q1 FY27 में इनके इंडस्ट्रियल बिजनेस का रेवेन्यू 14% ग्रो हुआ और जुलाई 2026 में एनआरबी ने महंत टूल रूम को अक्वायर करके ग्लोबल एरोस्पेस कंपोनेंट्स मार्केट में भी एंट्री ले ली। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q1 FY27 में रेवेन्यू 19.2% बढ़कर 370 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 15% ग्रो करके 38 करोड़ रुपीस हुआ, जबकि ROCE 18.4% रहा, जो कि इंडस्ट्री मीडियन से काफी बेटर है। दूसरी कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्ट्समैन एक्चुअली पावर ट्रेन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। Q1 FY27 में FII स्टेक 2.09% बढ़कर 17.28% हुआ और DII होल्डिंग 4.61% से बढ़कर 32.9% पर पहुंच गई। क्राफ्ट्समैन करंटली 1500 करोड़ रुपए का केपेक्स साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा है, जहां होसूर में हाई प्रेशर डाई कास्टिंग ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स की नई फैसिलिटी
फैसिलिटी भी बन रही है। हेवी हॉर्स पावर इंजन स्पेस में इन्हें 5 बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, जिसमें पहले 4 ऑर्डर्स की क्यूमुलेटिव वैल्यू ही $100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। फाइनेंशियल्स में Q1 FY27 रेवेन्यू 36% बढ़कर 2,432 करोड़ रुपीस हुआ और नेट प्रॉफिट 116% जंप करके 151 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया। NRB बेयरिंग्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में इंस्टीट्यूशनल बाइंग ये बताती है कि स्मार्ट मनी उन ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स पर बेट लगा रहा है जो कि ट्रेडिशनल ऑटो के साथ साथ ईवी, रोबोटिक्स और एरोस्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स को भी कैप्चर कर रहे हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में NRB बेयरिंग्स या फिर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताइए। तीसरी स्टोरी में रेड सी में यमन के हाउथीज के कमर्शियल शिप्स पर बढ़ते अटैक और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट्स एक साथ सिवियर स्ट्रेस में आ गए हैं। रेड सी का बाब अल मंदाब स्ट्रेट सुएज कनाल के जरिए एशिया और यूरोप के बीच में शॉर्ट रूट कनेक्ट करता है। खतरे के चलते अब जो शिप्स हैं वो इस रूट को छोड़कर अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से होकर जा रही हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम 10 से 14 दिनों तक बढ़ रहा है। फ्रेट कॉस्ट्स भी स्काई रॉकेट हो रहे हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैवी बढ़ गए हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। FY25 में इंडिया EU गुड्स ट्रेड $136.54 बिलियन था, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स $75.85 बिलियन थे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली स्लो और एक्सपेंसिव हो रहे हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में इंपोर्टेड फीड इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स और फर्टिलाइजर्स के फ्रेट बढ़ने से लाइफ स्टॉक फीड प्राइसेस और ओवरऑल फूड सप्लाई चेन पर प्राइस इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है। कंपनीज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC जैसे मल्टी मोडल रूट्स एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन INSTC या ऑल्टरनेट रूट्स सुएज कनाल के मैसिव स्केल और कॉस्ट एफिशिएंसी को ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट्स तो इन डिलेज को अब्सॉर्ब कर लेंगे, पर MSME एक्सपोर्टर्स के मार्जिन्स पर सिवियर प्रेशर आने वाला है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ये बताता है कि ग्लोबल ट्रेड में लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, बल्कि प्योर बिजनेस कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी बन चुका है। क्या आप भी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक को होल्ड करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। तो ये था आज का वीडियो। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, इंसाइटफुल लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और डीपली रिसर्च लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग ऑन अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.